प्राणियों में पोषण। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी जंतु ऐसे नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को बाहर अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीव को वृद्धि करने शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक संगठन हैं। स्मरण करके उनका नाम लिखिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठित जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है, जैसा कि आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में, जैसे जटिल पदार्थ कम्प्लेक्स होते हैं और सरल पदार्थ डॉट 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 बिंदु द्वारा दिखाया गया है। परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी, मरमर, पंछी, हिमिंग बर्ड्स पौधे का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निकल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। क्रियाकलाप में सारणी में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधियाँ कौन सी है? अपने अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ हैं, जैसे जंतु का नाम, घोंघा, आहार के प्रकार और आहार की विधियाँ। चींटी, चील, मरमर, पक्षी, जू, मच्छर, तितली, मक्खी। आहार विधियाँ: छीलन, चबाना, काटना, बेधना, पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजी चूषण इत्यादि। अद्भुत सत्य: स्टारफिश तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। स्टारफिश प्रेक्षण 2.1 में देखिए, आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन ग्रहण करते। मानव में पाचन: हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पाचन भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख्य गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख्य गुहिका, ग्रास नली या ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत, बृहदांत, बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा मलद्वार अथवा गुदा द्वार। क्या बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल, पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे भोजन के विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय के आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत और आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाल ग्रंथियाँ यकृत अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचन रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंधित ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। मुख्य गुहिका, लाल ग्रंथियाँ, ग्रासिका, यकृत, पित्ताशय, आमाशय, अग्नाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय, गुदा। आइए अब हम जानें कि आहार नली के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मुख्य गुहिका: भोजन के अंतर्ग्रहण मुख्य द्वारा होता है। आहार शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। बुझो चित्र 2.1 में दिखाए गए अत्यधिक कुंडली क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है कि इसकी लंबाई जानना चाहता है कि क्या आप इसके अनुमान लगा सकते हैं कि पृष्ठ 17 में इसकी सन्निहित लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है।
हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्ती का सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है और उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसके अनुसार इनमें अलग अलग नाम दिए गए हैं। अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों को गणना कीजिए। अपने तर्जनी से दांतों की छूकर महसूस कीजिए आपके मुंह में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। उसे काटने, कर्तने एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थों की चीरने, बेधने या और फाड़ने के काम आते हैं। उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने या एवं पीसने के काम आते हैं। अपने परीक्षण 2.1 में लिख सकते हैं। ये चणक, अग्रचणक, रंधक और कृतंग दांतों के विभिन्न व्यवस्था इस प्रकार हैं। हमारे मुख में लाल ग्रंथियां होती हैं जो लाल रस स्राव करती हैं। क्या आप जानते हैं कि लाल रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। दांतों के प्रकार एवं उनके कार्य। दांतों के प्रकार: कर्तन एवं दंशन वाले दांत, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत, चबाने एवं पीसने वाले दांत, दूध दांत अथवा स्थायी दांत। आपको याद होगा कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे होंगे। हमारे दांतों के प्रथम सेट सहस्त्रकाल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी की दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध का दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर रहते हैं तथापि वृद्धा में ये प्राय गिरने लगते हैं। 2 प्रखनली लीजिए तथा ए और बी को चिन्हित कीजिए। प्रखनली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल के मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए और उन्हें दूसरे प्रखनली बी में लीजिए। दोनों प्रखनली में 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों प्रखनली में आयोडीन विलयन डाल दीजिए। उबला चावल और चबाया हुआ चावल मंड एवं लार का प्रभाव। विलयन में 2 से 3 बूंद डालिए तथा उनका परीक्षण कीजिए। अब प्रखनली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं। प्रखनली में रंग की परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्र अध्यापक से कीजिए। लाल रस चावल के मंड की शर्करा को बदल देता है जबकि एक मांसल पेशिया अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ, मिठाई और दंत क्षय सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनसे हम कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांतों एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेकों हानिकारक जीवाणु वास करते वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंस जाते हैं। फंसे भोजन को शर्करा को विघटित कर अम्लीय निमोचित करते हैं। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है अध्याय 5 में आप देखेंगे। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दंतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूट कर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय और चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। दंत क्षय की क्रमिक अवस्थाएं पर अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करनी चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। के कार्य ज्ञात है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार, जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र होते हैं को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ को स्वाद कालिकाएँ कहती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.1 में हम स्वाद कालिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेला की रस। अपने मित्रों की आंख पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालने सीधा रखने को कहिए। दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने को एक 2 बूंद डालिए। विलयन रखने के लिए दांत
कुरेदने की सिंक का उपयोग करें। इस प्रक्रिया के अन्य विलयन के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सिंक का उपयोग कीजिए। हमने मित्र से पूछे कि जीभ के किस क्षेत्र की उसे मीठे, नमकीन, खट्टे व कड़वे स्वाद की अनुभव हुआ। आप अपने परीक्षण को रिकॉर्ड करें। में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में कुछ स्वादों का नाम लिखिए जिससे संवेदन अनुभव उसके द्वारा होते हैं। अन्य सहपाठी के साथ क्रियाकलाप को दोहराइए। भोजन नली ग्रासिका निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रासिका में जाता है। चित्र 2.1 में देखिए ग्रासिका गले में वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रासिका भित्ति से संकुचन भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है अथवा यह गति नीचे भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। कभी कभी आप हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए कि जब भोजन के बाद आपने वमन किया तथा इसके कारण के विषय को में सोचिए। अपने अभिभावकों, अध्यापकों से इस विषय पर चर्चा कीजिए। भोजन ग्रासिका आमाशय ग्रासिका में भोजन की गति पहली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाते हैं। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है जो चपटा एवं जे की आकृति की होती है तथा आहार नाल की सबसे चौड़ी भाग है। यह एक ओर तो ग्रासिका ग्रास नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। कभी कभी जब आप जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बातें करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है और यह ग्रासिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। भोजन निगलने के समय एक मसाला रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रास नली में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। आमाशय की आंतरिक स्तर सतह सलेस्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। सलेस्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह कृत्रिम अग्नाशय से स्रावित प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गाले लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण और अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त रस से स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होती रहती है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस में वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत से निकले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु वह आमाशय में छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया।
ब्यूमांट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किया। ब्यूमांट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। उसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। एलेक्सिस सेंट मार्टिन का गोली की घाव। क्षुद्रांत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम को आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन को अवशोषण हेतु तरल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला हो रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चले जाता है। अवशोषित पदार्थ के स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता बृहदान्त में भेज दिया जाता है। बृहदान्त क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना। बचे हुए अपचयित पदार्थों मलाशय में चला जाते हैं तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदाद्वार या मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा? वे उस समय भी लगातार जुगली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय में एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में अमाशय का 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाली कंड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु उसकी छोटी पिंडकों में रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। ग्रासिका। रूमेन, क्षुद्रांत, अमाशय, अर्धनाल, बृहदान्त। किसी रोमंथी का अमाशय। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के रूप में बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में दस्त कहते हैं। इस संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इससे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबलकर ठंडा किए हुए जल में 1 चुस्की नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। 1 चुटकी नमक एवं चीनी के घोल पिला देना चाहिए जिसे RS घोल कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता रहती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन कराने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। पहली जानना चाहते हैं कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। बुझो जानना चाहता है कि मानव से मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाता। जानवर जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदान्त के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज को
पाचन यह एक जीवाणु द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा है जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे भी बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है न ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे, अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्र अथवा कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धमनियां होती हैं। चित्र 2.10 में अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुलियों के समान प्रवर्धक निकालता रहता है जिन्हें पादप तो कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हीं गति देने वाले भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को आहार करता है। जब इसे भोजन की आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करने के उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थों उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। पदार्थ केंद्रक, खाद्य कण का अंतःकरण, खाद्य धमनी और बहिक्षेपित अपशिष्ट। अमीबा खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उसे सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। जिन बिना पाचे अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकल दिए जाता है। भोजन के पाचन के आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान होते हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। प्रमुख शब्द अवशोषण, निष्कासन, अवग्रसिका। एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, अग्नाशय, स्व-अंगीकरण, खाद्य धानी, अग्र चाणवक, पित्तरस, पित्ताशय, पदार्थ, मुख, गुहिका, कृदंक, रुमेन, रंधक, अंतःकरण, रोमंथिक, सेलुलोज, यकृत, लाल ग्रंथियां, पाचन तंत्र, चाणक्य और दीर्घरोम। आपने सीखा कि जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतःकरण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित आहार नाल तथा स्रावित ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र में निर्माण करती हैं। इसे मुख्य गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत जो मलाशय में समाप्त होती हैं तथा गुदा सम्मिलित हुई है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथिकां हैं। लाल ग्रंथियां यकृत, अग्नाशय, आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न होती हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतःकरण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन होता है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय से अग्नाशयिक स्रावित एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बृहदांत में अवशोषित होते हैं। अवशोषण शीत पदार्थों भी शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकल दिए जाते हैं। गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु में रोमंथी रूमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों के अंतःकरण तीव्रता से करके उनके निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं। अमीबा में भोजन का अंतःकरण पदार्थ की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। विस्तृत अध्ययन, क्रियाकलाप एवं परियोजना। किसी चिकित्सा से मिलकर निम्न विषयों पर एक जानकारी एकत्रित कीजिए। किसी परिस्थिति में किसी रोग को ग्लूकोज में ड्रिप लगाने की आवश्यकता होती है। रोग की ग्लूकोज कब तक दिया जाता है? रोगी की अवस्था को सुधारने में ग्लूकोज का क्या योगदान है? और नोटबुक में इसके उत्तर भी लिखिए। क्या आप जानते हैं कि बकरी के दूध से मिलने वाले वसा की संरचना गाय के दूध की वसा की अपेक्षा सरल होती है, जब तथा बकरी के दूध का पाचन गाय के दूध के पाचन की अपेक्षा आसान होता है।